बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब से ताल्लुकात के हवाले से एक निजी टेलीविज़न चैनल से गुफ्तगू करते हुए एक अहम बयान दिया, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सफारती सतह पर मशरिक़ वस्ता दोनों ममालिक और इसके अलावा कई ममालिक में एक तहलका मच गया। इस बयान को पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक फ़र्क के तौर पर देखा गया। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात उस नहज पर नहीं हैं जिस नहज पर पिछले 50-60 साल से मौजूद थे। असल में इसमें शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की तरफ से OIC में और कौमी सतह पर पाकिस्तान की हमायत ना करने का एक तरह से इल्ज़ाम लगाया था कि सऊदी अरब हत्ता के OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी कश्मीर के मामले पर बुलाने में रुकावट है। और उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी अरब हमारा दोस्त इस पर राज़ी नहीं है तो फिर हम उन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाएंगे जो हमारे मौक़िफ़ से की हमायत करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इस बयान ने एक तहलका मचा दिया। इसको पाकिस्तान की सऊदी अरब के हवाले से ख़ारजा पॉलिसी में यू टर्न करार दिया गया और बड़ी तब्दीली माना गया। और इसके हवाले से और ख़ास तौर पर जब यह ख़बर सामने आई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब में से $1 अरब वापसी का तकाज़ा किया है, तो बात और भी नुमायाँ हो गई। लेकिन ये $1 अरब शाह महमूद कुरैशी के बयान से पहले पाकिस्तान से तलब किए जा चुके थे और पाकिस्तान इन्हें वापस भी कर चुका था, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मसला महज कश्मीर का मसला नहीं था, या ये मसला महज $1 अरब का मसला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो फ़र्क आया, जो तनाव आया, इसकी वजह कोई और थी। इस वजह पर बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। दोस्तों, इस पर मज़ीद बात करने से पहले बेहतर होगा कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ सऊदी अरब का जो ताल्लुकात हैं उसके थोड़े से पस मंज़र का जायज़ा ले लें। जब मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। इस हुकूमत को सबसे पहला चैलेंज दरपेश हुआ वो यही था, और इसके इब्तदाई कई महीने इसी तगोदो में गुज़रे कि पाकिस्तान को किसी तरह से दिवालिया होने से बचाया जाए। इस सूरत हाल में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए आया, और सऊदी अरब ऐसी पाकिस्तान की मदद कई बार कर चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस हवाले से पाकिस्तान का दौरा भी किया, लेकिन जो फौरी रिलीफ पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिला वो $6.2 अरब का रिलीफ था। इनमें से $3 अरब नकद थे और $3 अरब से ज़ायद का तेल था जो सऊदी अरब आइंदा 3 साल पाकिस्तान को उधार देगा। लेकिन अब जैसे अब बता चुका हूँ आपको कि इस हवाले से $1 अरब पाकिस्तान सऊदी अरब को वापस कर चुका है, और यह सऊदी अरब ने बाकायदा इसका तकाज़ा किया था, हालांकि इसकी मियाद 3 साल थी कि 3 साल के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब को ये पैसे वापस देगा। लेकिन अब जब पाकिस्तान $1 अरब ये वापस कर चुका है तो उसके बाद ये सोच पैदा हुई कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में सऊदी अरब के साथ एक वाज़ेह खलीज पैदा हो चुकी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो डील करवाई थी इसमें मरकज़ी किरदार जो था वो पाकिस्तान की फ़ौज का था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रहे। उन्होंने से पहले सऊदी अरब का भी दौरा किया, बाद में इमरान खान भी सऊदी अरब गए, जिसके नतीजे में ये डील तय पाई। इसीलिए अब जब ये सारा मामला हुआ तो इस मामले को सुधारने के लिए या संभालने के लिए भी आर्मी चीफ़ खुद सऊदी अरब गए। मेरी इस वीडियो का जो असल में मुहर्रिक है वो भी यही है कि आर्मी चीफ़ के इस दौरे के बाद सोशल मीडिया पर मौजूदा सेटअप के मुखालफिन ये कह रहे हैं कि ये दौरा नाकाम हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से वहाँ की इंतहाई ताकतवर शख्सियत जिसके हाथ में तमाम सऊदी मामलात हैं और जो तमाम सऊदी फ़ैसले करते हैं, यानी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से मुलाकात नहीं की। लेकिन अगर आपको याद हो तो
DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اس دورے سے پہلے ہی پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ یہ دورہ دفاعی تعاون کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے زیادہ قیاس آرائیاں نہ کی جائیں، اور اسی لیے وہاں پر اب جو ملاقاتیں ہوئیں وہ زیادہ تر دفاعی نوعیت کی تھیں اور وہاں کے فوجی حکام سے تھیں۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ کیا یہ محض کشمیر کی وجہ سے ہوا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان سے $1 ارب واپس کرنے کا جو تقاضا ہے وہ شاہ محمود قریشی کے بیان سے پہلے کا ہے، اور پاکستان نے یہ $1 ارب چین سے لے کر سعودی عرب کو واپس کیے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت طویل عرصے پر محیط ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے کمزوریوں سے بھی واقف ہیں اور ایک دوسرے کی جو قوی پہلو ہیں ان سے بھی واقف ہیں۔ جیسے پاکستان کی ایک کمزوری اس کی کمزور معیشت ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی حکومتی سیٹ اپ تبدیل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جسے چیلنج درپیش ہوتا ہے وہ معیشت کا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر چلتی رہی ہے اور پاکستان نے خود کفالت کے حوالے سے کبھی اپنی پالیسیوں کو تشکیل نہیں دیا۔ جیسے پاکستان معاشی حوالے سے کمزور ہے، ایسے ہی سعودی عرب دفاعی حوالے سے کمزور ہے۔ جیسی پاکستان کی معیشت انتہائی کمزور ہے، ایسے سعودی عرب کا دفاعی شعبہ انتہائی کمزور ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب سعودی عرب یمن سے لے کر شام تک مختلف جنگوں میں پھنس چکا ہے، اور اس پراکسی وارز اس کے علاوہ ہیں، اور خطے میں اس کا سب سے بڑی مخالفت ہے وہ ایران ہے، اور ایران کے مقابلے میں بھی سعودی عرب بہت چھوٹی دفاعی قوت ہے۔ اس حوالے سے اسے پاکستان کی جتنی مدد کی ضرورت ہے، جیسے بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان کو معاشی حوالے سے سعودی عرب کی مدد کی ضرورت رہتی ہے، سعودی عرب کو بھی پاکستان سے ایسے ہی دفاعی شعبے میں تعاون کی ضرورت رہتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان کی فوج اشروں سے سعودی عرب میں موجود ہے اور سعودی عرب کے دفاع کی ایک طرح سے ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران جو پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے اور سعودی عرب کا بھی ہمسایہ ہے، جو ان دونوں ممالک کے تعلقات اور بہت سے پہلوؤں کے علاوہ ایران کے پہلو سے بھی ترتیب پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات ایران کے ہمسایہ ہونے کے باوجود بھی ہمسایوں جیسے نہیں رہے، کیونکہ اس میں ایک بڑی جو وجہ تھی وہ سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات تھے۔ اب اصل میں پھر ایسا کیا ہوا جب پاکستان معاشی حوالے سے اور سعودی عرب دفاعی حوالے سے پاکستان پر اتنے ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پھر اصل میں مسئلہ کیا ہوا؟ اب اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ دنیا میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ بے شک عرب ممالک کے پس پردہ اسرائیل کے ساتھ انتہائی گہرے تعلقات ہیں، لیکن ان کو علانیہ کبھی قبول نہیں کیا گیا اور ان کو رسمی نوعیت کبھی نہیں دی گئی، لیکن اب آہستہ آہستہ عرب ممالک اس کو رسمی طور پر تسلیم کر رہے ہیں اور اس سے سفارتی تعلقات پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس خطے میں جسے جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے، اس میں اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پچھلے چند مہینوں میں یہاں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چین اور بھارت آمنے سامنے آئے، چین اور ایران کا ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا۔ اصل میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو تبدیلی آئی اسے اس پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پر یہ الزام ہے کہ چین اور ایران کو یہ اسٹریٹجک معاہدہ میں اہم کردار پاکستان نے ادا کیا، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا کہ اس کی ایران کی چابہار پورٹ جو ہے اسے سی پیک سے منسلک کر دیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چابہار بندرگاہ اور اس سے ملحقہ ریلوے ٹریک کا منصوبہ انڈیا تعمیر کر رہا تھا، اور ان دونوں منصوبوں پر انڈیا کی موجودگی پاکستان اپنے لیے خطرہ تصور کرتا تھا۔ انڈیا کو پاکستان نے اس ڈیل کے ذریعے اس منصوبے سے باہر کر دیا، ایسا کہا جاتا ہے۔ انڈیا کو اس منصوبے سے الگ کیا چابہار زاہدان ریلوے ٹریک سے، تو اس کے بعد اس کی جگہ چین نے لے لی۔ اب چین ایران تعلقات، چین پاکستان تعلقات اور چین ایران پاکستان تعلقات، یہ سب تعلقات کی نوعیت جو ہے
ये सऊदी अरब, अमेरिका और इंडिया के लिए ख़तरनाक तस्वर की जाएगी, और वो इसे ख़तरनाक तस्वर करते हैं। यही वजह है कि जब चाबहार को CPAC के साथ मुंसलिक किया गया तो इसका सऊदी अरब में रद्द-ए-अमल का इजहार ज़रूर होना था, और यही असल में वो रद्द-ए-अमल है जो इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक चैलेंज बन गया है। और ये आप जानते हैं अच्छी तरह कि सऊदी अरब और ईरान एक तरह के नज़रियाती मुखालिफ भी हैं। वो मामलात को अक़ीदे के तनाज़ुर में भी देखते हैं, ना सिर्फ वो सियासी हरीफ हैं बल्कि नज़रियाती हरीफ भी हैं, और इसी नज़रियाती पस मंज़र में यमन से लेकर शाम तक प्रॉक्सीज़ में भी मुलव्वस हैं और एक दूसरे के साथ जंग की पोजीशन में है। अब अगर पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात बनाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात में हमेशा सऊदी फैक्टर रहा है, तो अब भी ये सऊदी फैक्टर इसे असरअंदाज करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान को इससे पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख़्याल में नहीं, क्योंकि अरसे से ये एक कोशिश ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि पाकिस्तान इस हवाले से अपनी ख़ारजा पॉलिसी में तब्दीली लेकर आए, क्योंकि अब वो जो रवायती तरीका रहा है ख़ारजा पॉलिसी मरतब करने का, एक मुस्लिम उम्मा, एक मुस्लिम ब्लॉक, मुसलमानों का इत्तेफाक, मुसलमान ममालिक का इत्तेफाक, वो नहीं रहा। जो इससे पहले भी कभी नहीं हुआ, वो आइंदा भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि दुनिया पहले भी 2 ब्लॉक्स में तकसीम थी और मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत अमेरिकन ब्लॉक में मौजूद थी। अब भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, लेकिन दुनिया में आने वाली तब्दीलियों की वजह से कुछ ममालिक को इतनी स्पेस मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी मर्ज़ी की अपनी पॉलिसियाँ मरतब कर लें, और इसी हवाले से ममालिक अपनी पॉलिसियाँ अपने कौमी मफादात के तहत मरतब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी तमाम रवायती जो माजी के पहलू रहे हैं उनसे हट कर रीजनल इलाकाई तौर पर होनी चाहिए, और जैसे सबसे पहले अमेरिका है, जैसे सबसे पहले सऊदी अरब है, जैसे सबसे पहले इंडिया है, जैसे वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पाकिस्तान को भी इलाकाई तावन को फ़रोग़ देकर खित्ते की ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करके इनको फ़रोग़ देना चाहिए और अपने मफादात का भरपूर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक से अपने ताल्लुकात तोड़ लेने चाहिए, बल्कि जहाँ पर उनके मफादात हैं वो अपनी पॉलिसी चलाएं, और जहाँ पर पाकिस्तान के मफादात हैं पाकिस्तान उनके मफादात की परवाह न करते हुए अपनी पॉलिसी मरतब करे, लेकिन कहीं भी इनमें टकराव ना आए। और यही असल में ख़ारजा पॉलिसी का कमाल होता है कि बगैर टकराव पैदा किए आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।